Now let's begin. So here the next chapter is second chapter, mechanical properties of fluids from the HSC textbook. Now let us first understand what is meant by the fluid. Any anything which is capable of flow, which can flow. तो fluids के अंदर क्या क्या हो सकता है? Well, it can be liquids or it can be gases also. Gases भी हो सकते हैं. तो fluid basically comprises fluid means a substance that can flow. Underline कर सकते हैं आप यहाँ पे. Fluid means the substance which can flow. वो substance जो flow कर सकता है उसको हम बोल सकते हैं fluid. ठीक है. So उसमें liquid भी आएगा और gases भी आएगा. जैसे कि यहाँ पे कहते हैं gases. Therefore liquids and gases collectively are called as fluids. A fluid has no rigidity or its rigidity is very low. ऐसा जो substance होता है उसे हम fluid कहते हैं. बाकी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा. ठीक है. What are the properties of ideal fluid? वो incompressible है, compress नहीं होता, density is constant, it is irrotational, flow is smooth, there is no turbulence. turbulence क्या है वो हम इसमें देखने वाले हैं आगे जाके. non viscous, जैसे वो हनी वगैरह होता है या जो अपना सॉस होता है वो विस्कस होता है. तो फ्लूइड इज नॉन विस्कस, आराम से फ्लो हो सकता है वो. ठीक है. उसका फ्लो स्टेडी होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. आप इसको मार्क कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, प्लीज मार्क दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है. आपको वो प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे. आगे देखिए यहाँ पर एक फ्लूइड जो हो रहा है फ्लो हो रहा है. फ्लो अगर होता है तो ये देखिए देयर इज, ये फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस होगा. अगर हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं तो उसको कंप्रेसिबल कहते हैं. कंप्रेसिव, टेंसाइल, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे हैं. ठीक है. we'll go to the next page now. The properties of fluids. ये रहे properties of fluids. So यहाँ पर होंगे बहुत सारी properties of fluids. जैसे they do not oppose the deformation, they have ability to flow, they have ability to take shape. कंटेनर में डालते हैं उससे उसका शेप वो ले लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब जब फ्लूइड फ्लूइड मतलब पानी की बात कर सकते हैं. द वाटर, इफ आई टॉक अबाउट द वाटर हियर. ठीक है. तो फ्लूइड्स एट रेस्ट, जब फ्लूइड होता है उसका प्रेशर होता है. द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. ये आपको पता है. ठीक है. अब यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट दिया है. देखिए प्रेशर का ऐसा यूनिट. तो लेट मी टॉक ऑल दिस थिंग्स हियर. यहाँ पर हम बात करेंगे. सो व्हाट इज मेंट बाय द प्रेशर? pressure the pressure exerted by the fluid, it is given by P is equal to F upon A. ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देयर आर सम अदर यूनिट्स ऑफ द प्रेशर एज वेल. कौन से? तो देखिए यहाँ पे दिए हैं बार प्रेशर. द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. अदर कॉमन यूनिट्स आर बार एंड टॉर. ठीक है. So 1 bar is 10 raised to 5 Newton per meter square and 1 hectopascal is 100 pascal etc. ठीक है. टॉर टॉर भी एक यूनिट होता है उसका. ठीक है. चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो हम ऐसा यूनिट ऑफ दिस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल. इट इज कॉल्ड एज 1 पास्कल. Generally we denote it by PA, Pascal. That's it. ठीक है. तो ये एक उसका कन्वर्जन फैक्टर है, ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर. दूसरा फैक्टर जो हमने अभी अभी देखा है वो क्या है? 1 बार. बार इज बैरोमेट्रिक बार. बार बैरोमेट्रिक प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बार बोलते हैं. इज 10 रेज टू 5 पास्कल. पास्कल का ही मतलब होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज दिस ओके? और एक दिया है 1 हेक्टा पास्कल इज 100 पास्कल.
1 hectopascal, hecta मतलब 10, 1 hectopascal is, sorry, 100, hepta मतलब 10, hecta मतलब 100, isn't it? 1 hectopascal is this thing. चलिए अगले कुछ यूनिट्स या अगला फॉर्मूला है, I'll go for the next part now. यहाँ पे देखिए, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, कि भाई ऐसा अगर लिक्विड है तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस इज वाटर, वाटर में दिस इज, लेट्स से h इज द हाइट, तो इस हाइट के यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर is given by h rho g, the pressure exerted by the liquid column. The pressure exerted by the liquid column P is equal to h rho g, ऐसा होता है, P is equal to h rho g, where rho is the liquid का density, density of the liquid, rho is the density of the liquid. Is that clear? So that is the next formula, और ये आपको पहले से पता था formula. P is the pressure exerted by liquid column, the pressure exerted by liquid column is equal to h rho g. Is this okay? Is equal to h rho g. ये एक बहुत important concept है. Then the air pressure जो होता है ना, what is the अगला पार्ट है यहाँ पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, वी कॉल दिस एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम इसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टू नो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स में वहाँ पे कुछ चीज़ें दी है. आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. मैं ये सब मैं खुद नहीं पढ़ते बैठूंगा, और आपको ये सब गो थ्रू करना पड़ेगा. जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें बाकी भी इम्पोर्टेंट है वो आपको खुद पढ़नी पड़ेंगे पहले में. चलिए, तो यहाँ पर देखिए, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ h एंड इट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू PA प्लस h rho g. इसका क्या मतलब हो गया मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड जो होता है ना, जो हमने अभी अभी देखा, तो प्रेशर एक्सर्टेड, अगर यहाँ का प्रेशर हम इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ कि भाई ये लिक्विड यहाँ तक है, दिस लिक्विड इज अप टू दिस, ऐसा लिक्विड है समझो. तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एट दिस पॉइंट, इधर का प्रेशर, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम. समझे क्या? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी कुछ है PATM प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, अगर इस लिक्विड कॉलम को मैं यहाँ तक ले लूँ, h rho g, सो दैट विल बी h rho g. लेकिन एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है, वो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द बैरोमीटर. बैरोमीटर को यूज करते हैं ये वाला प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, वी मेक यूज ऑफ द बैरोमीटर. तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने दी है, PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम इसका एक MCQ सॉल्व करते हैं. जस्ट सेकंड MCQ प्लीज चेक. ठीक है, दिस इज द सेकंड MCQ दैट वी गो फॉर, द सेकंड MCQ. चलिए, आई एम स्टार्टिंग विद द MCQs हियर, सो आई विल गो फॉर द सेकंड MCQ. Which of the following conversions is correct? कौन सा कन्वर्जन करेक्ट है? तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ सॉल्व करना. फर्स्ट पार्ट इज ए, 1 एटमॉस्फेयर. तो व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय
76 centimeter of mercury above sea level, above sea level, ऐसा उसका डेफिनेशन है. 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अबव सी लेवल. उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसे कहते हैं बैरोमीटर. द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज कॉल्ड एज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76. नो, अगर ऐसा कोई मर्क्यूरी है, से फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग मर्क्यूरी, अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्यूब में मर्क्यूरी ले रहा हूँ, ठीक है, ये ट्यूब है, उसके अंदर मर्क्यूरी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस मर्क्यूरी का, या तो फिर बैरोमीटर, एक मिनट, बैरोमीटर अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार का, दिस इज, ये एक ट्यूब होता है एंड दिस ट्यूब इज इन्वर्टेड इन द मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के अंदर ये ट्यूब इन्वर्ट किया जाता है. अब ये जो भी कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इस प्रेशर की वजह से ये ट्यूब जो है वो अंदर से भर जाता है, अंदर से भर जाता है एंड एट अ पर्टिकुलर, मतलब वो 76 सेंटीमीटर तक वो भरता रहता है. सो दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी? डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज गिवन बाय 13,600 kg per meter cube. This is the density. So the pressure exerted is here is h rho g. H कितना है? 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर, into rho is 13,600, into g is 9.8. If I'll do this calculation, that comes out to be 1.01325 into 10 raised to 5. And this pressure is Newton per meter square, जिसे हम प्यार से पास्कल भी कह सकते हैं. बट आई नो दैट 10 raised to 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार. सो अगर ये 10 raised to 5 पास्कल हटा दूंगा तो ये आएगा 1.01325 बार, जिसे हम सिंपली 1 बार भी कहते हैं. सो व्हेन आई से 1 बार का प्रेशर, आई मीन टू से इतने पास्कल का प्रेशर. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करूँ तो इसका मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू 1. इसको अगर मैं निग्लेक्ट भी कर दूँ तो 1 इंटू और 1.01 में ले सकता हूँ, 1.01 इंटू 10 रेस टू 5 पास्कल होगा, लेकिन इन्होंने 10 रेस टू 4 पास्कल बोला है, इसलिए ये गलत जवाब. ठीक है, इसलिए ये गलत है. अब दूसरे वाला पार्ट है 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी इज 133 पास्कल. लेट अस चेक इट. 1 millimeter of Hg. I'll say here the pressure exerted on pressure of 1 millimeter of Hg. It will be actually H rho g. देखिए गौर से, H is 1 millimeter, 1 into 10 raised to minus 3, क्योंकि ये मुझे मीटर में होना चाहिए. This is 13,600. This is in kg per meter cube. Okay. Into g. जी को मैंने 9.8 भी ले सकता हूँ, या फिर मैं जी को 10 लेना पसंद करूंगा, वो बेटर होगा मेरे लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए. तो ये बन जाएगा, देखिए 3 4 और एक 5. सो दिस विल बी 1.36 इंटू 10 रेस टू, ये 2 2 4 एक 5, 5 minus 3, एंड दिस इज 1.36 इंटू 10 रेस टू 2. सो दिस मच ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल भी कह सकते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, या 1.133. अब देखिए ये 136 आएगा, दिस विल बी 136 पास्कल. देखिए मैंने यहाँ पर 9.8 लिया होता तो ये भी 133 ही आता. If I would have taken here as 9.8, then this would have been 133 Pascal. So that is the correct answer. This is the correct answer. 1 millimeter of Hg is 133 Pascal. अगला अगला अगर कैलकुलेशन में चेक करूँ वहाँ पे, if I'll go for the next part, 1 bar is 10 raised to 7 Pascal, गलत है. 1 bar is 10 raised to 5 Pascal. So this is also wrong. And 1 torr, torrically, 1 torr कितना होता है? ये गलत है, 10 raised to 7 नहीं होगा, ये 10 raised to 5 होगा. अच्छा ये करेक्ट, ये भी गलत है. 1 टॉर, तो 1 टॉर इज नॉट 10 raised to 2, बट इट इज 133.32 पास्कल. व्हाट इज 1 टॉर?
मैं आपको 1 टॉर का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. 1 टॉर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट इज कॉल्ड एज 1 टॉर. ठीक है. इट वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट टॉरिसिली, तो इसको इसलिए उसके नाम से ये टॉर दिया जाता है, टॉरिसिली. ठीक है. So what is 1 torr? 1 torr is the pressure exerted by 1 millimeter of mercury. 1 torr. It is pressure exerted by the mercury column of height 1 millimeter. Of height 1 millimeter. Is this clear to all? So that is 133.32 Pascal. समझ में आ गया इसको ये? Is this clear to all? Hello? Is this clear to all? समझ में आ गया सबको ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे समझ में आ गया क्या ये सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? आवाज नहीं आ रही यार तुम लोग. वेल लेट्स बिगिन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बायोलॉजी के टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं. टू फीमर्स, फीमर इज आई थिंक अ बोन इन ह्यूमन बॉडी. टू फीमर्स each of cross sectional area is 10 centimeter square, support the upper part of the human body of mass. फीमर्स मतलब ये जो थाई का जो हड्डी होता है उसको फीमर बोलते हैं. सो टू फीमर्स, ये एक फीमर है, ये एक फीमर है, दोनों टांगों का फीमर है समझो. तो दे इट इज सपोर्टिंग द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. तो दे आर सपोर्टिंग the human body of mass, average mass 40 kg. Mass is equal to 40 kg. अब ये जो दो फीमर्स है, हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द एरिया विच इज टेकिंग दिस लोड. द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर इज, टेक G is equal to 10. नाउ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड. व्हाट इज द फोर्स हियर? द फोर्स इज इक्वल टू mg. and what is the total area which is taking that? Total area जो है, this is the total area, so it will be 2 times the area of cross section of each femur. समझे क्या? Now mass is 40, G is 10 divided by 2, और ये एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर में है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज 10 इंटू सेंटीमीटर इज, देखिए 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. समझे? तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा है वो तो है, और ये कन्वर्जन फैक्टर वेयर आई कन्वर्टेड दिस, ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने. सो इज दिस क्लियर टू ऑल? ये क्या ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गए? हेलो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशंस? दिस 10 गेट्स कैंसिल, 220 जा, और ये 10⁻⁴ ऊपर जाके +4 हो जाएंगे. सो व्हाट इज द एवरेज प्रेशर देयर? इट विल बी 2 into 10⁵, 2 into 10⁵ Newton per meter square. 2 into 10⁵. So C is the answer here. Any doubts about this? ये कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमीटर स्क्वायर टू मैंने मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया, और ऐसे दो फीमर्स हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. हाँ, आप लोग पढ़ के हंस पड़ोगे, ऐसा ये प्रॉब्लम है. क्या दिया है जरा पढ़ तो लीजिए. ए 50 kg गर्ल wearing hill shoes balances on a single hill. काहे? गिरना है क्या? लेकिन अब दिया है, चलिए कोई नहीं. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 50 kg girl wearing hill shoes balances on a single hill. The hill is circular with diameter. देखिए अब ये हिल का डायमीटर इन्होंने दिया है
ये समझो कि हिल का डायमीटर है भाई, ये कुछ शूज जो है वो ऐसा है, लेकिन ये पूरा का पूरा हिल के ऊपर, एक सिंगल हिल के ऊपर उसको वो बैलेंस कर रही है करके, ठीक है। कुछ ऐसा डिजाइन होगा वो शूज का, ठीक है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा इसके ऊपर सिंगल हिल के ऊपर बैलेंस करिए, एंड दिस डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, SI यूनिट्स 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और एरिया, एरिया ऑफ दिस इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हिल ऑन द फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज, अब यहाँ से कितना लोड एक्ट कर रहा है भाई, सिंगल हिल के ऊपर उसका पूरा का पूरा वजन एक्ट कर रहा है, सो व्हाट इज द फोर्स हियर, द फोर्स इज इक्वल टू mg ना, वेट mg, मास कितना है भाई उसका, मास इज 50 kg, एंड g का वैल्यू कितना है, तो g का वैल्यू इज 10, so this is actually 500 न्यूटन, सिंगल सिंगल हील पर कर रहे हैं बैलेंस, सो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड, P इज इक्वल टू F अपॉन A, F इज 500, एरिया ओहो 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁶, अब मैं इससे 3.14 नहीं लिखूंगा, बेहतर है मैं उसको 22/7 लिखूंगा, समझ में आ गई बात। I wrote it as 22/7, but it's better for calculations purpose. ये हो जाएगा 25 वन जा एंड 25 टू जा, तो ये 20 हो जाएगा, समझे, ठीक है। अब ये होगा 2 11 जा एंड 2 10 जा, 10⁻⁶ ऊपर जाके +6 बनेगा, इसमें से एक जीरो इधर दे दीजिएगा, सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 70 अपॉन 11 इंटू 10⁻+6, अब करिए कर 11 6 जा 66, 4 बचा 40, 4 जा 3 जा इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is sometimes also referred to as Pascal. So what is the answer? 6.4 10⁻⁶. So C is the answer there. Is this clear to you all? Any doubts about that? Hello, hello, hello. Is this okay? Is this okay? Force is pressure is equal to force upon area. ये बहुत सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगला अगेन बायोलॉजी का, बायोलॉजी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, नहीं नॉट बायोलॉजी, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, देखिए सिरिंजेस, टू सिरिंजेस, सिरिंज क्या होता है, सिरिंज वही जो इंजेक्शन का होता है उसी टाइप का, दैट्स द सिरिंज, इजंट इट। लेकिन सिरिंज की अगर हम बात करें, टू सिरिंजेस समझो कि ये दोनों ऐसे कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज अ पिस्टन, दिस इज कॉल्ड एज सिरिंज, इज दिस ओके, इज दैट क्लियर, ये इसको बोलेंगे सिरिंज। अब दोनों का एरिया अलग है बट दे आर कनेक्टेड बाय सम लिक्विड, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिक्विड है ऐसा, ठीक है, इसको सिरिंज बोलेंगे, आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर, diameters of the smaller piston and the larger pistons are 1 centimeter and 3 centimeter respectively.
So I'll say D1 is 1 centimeter and D2 is 3 centimeter respectively. If the force of 10 Newton is applied to the smaller piston, यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई किया है भाई, F1 is equal to 10 Newton force, ठीक है. Then the force exerted on the larger piston will be, तो ये इसको ऐसा दबाएंगे तो यहाँ पर फोर्स ऐसा आएगा. इज दिस क्लियर? यही फोर्स पूछा है उन्होंने. अब देखिए इस फोर्स की वजह से इसके अंदर कुछ तो प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर सेम रहेगा थ्रू आउट. द प्रेशर एक्सर्टेड एट द सेम लेवल इज सेम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर गोइंग टू वी नो कि द यहाँ पर अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई करोगे जिसके अंदर इस पानी के अंदर प्रेशर तैयार होगा और वो पूरा प्रेशर पूरा का पूरा अपने साथ वो ट्रांसमिट करता है. इज दिस क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड कि उसके अंदर जो भी कुछ प्रेशर होता है वो सब जगह पे एक सेम प्रेशर अप्लाई होगा उसके. इट बी सेम एंड सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा फॉर दैट से. ठीक है. अब देखिए जब ये प्रेशर पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा, सो आई विल से प्रेशर ऑन द स्मॉलर साइड इज आल्सो इक्वल टू प्रेशर ऑन द लार्जर साइड 2. अब स्मॉलर साइड का प्रेशर क्या होगा, इट विल बी F1 अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया 2. ठीक है. ये जो एरिया होगा इसको मैं एरिया 1 बोलूंगा और ये एरिया 2. सो व्हाट इज F1? F1 इज 10 न्यूटन एंड एरिया 1 इज, एरिया 1 क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. अगर डायमीटर D1 है तो एरिया इज पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, ऐसा होगा. एंड एरिया 2 क्या होगा, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो आई राइट दिस इज पाई बाय 4 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 upon pi by 4 d2 square. Pi by 4 gets cancelled, isn't it? So this will give me 10 upon d1 मतलब 1 centimeter का square is equal to f2 divided by d2 is 3 centimeter का square. देखिए यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन और यहाँ का सेंटीमीटर का कन्वर्जन कैंसिल हो जाएगा. So I don't need to consider that. So what will be f2 is equal to 3 3 is 9, 9 into 10 that is 90 Newton. सो जो 9 गुना 9 टाइम्स वो प्रेशर वहां पर ट्रांसमिट हो रहा है. सो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट द अदर एंड, इट इज 90 न्यूटन. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया आपको? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी. नो यही चीज आपको टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक अगर देखो तो वहां पे सेम थिंग इज एक्सप्लेन हियर. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. ये देखिए यहाँ पे अलग अलग होगा लेकिन ये प्रेशर सेम ही होगा सबका. दिस इज, ठीक है. और एक चीज, यस यहाँ पे दिस इज हाइड्रोस्टेटिक लिफ्ट. ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज किया गया है. यहाँ का प्रेशर जो होता है P1 इज इक्वल टू P2. कैन यू सी दिस? द सेम प्रेशर इज सीन ओवर हियर. यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है जो कि कनेक्टेड है. तो P1 इज इक्वल टू P2. दिस इज द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ and it is used in the hydraulic lifts. I hope this is clear to all. ये देखिए यही चीज यूज की जाती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में. दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. इफ यू सी, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इन शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक्स मतलब जो हम 4 व्हीलर्स में जो ब्रेक्स यूज किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक. ठीक है. ये 4 सिलेंडर है चारों पहियों के और वहां पर ऐसा एक हाइड्रोलिक ट्यूब्स का सिस्टम होता है. अब ड्राइवर यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करता है. दिस इज कॉल्ड एज द मास्टर सिलेंडर. ठीक है. ड्राइवर यहाँ पर ब्रेक पेडल अप्लाई करेगा. वो ब्रेक पेडल की वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वो प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? ये सिलेंडर्स जिसको हम स्लेव सिलेंडर मतलब जो व्हील्स होते हैं उसके सिलेंडर को, तो चारों पहियों को रोकने का काम होता है. अब देखिए ऐसा होता है कि अभी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड जस्ट नाउ, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई अगर उसका सही सही आप प्रेशर, उसका सही सही डायमीटर्स ले लो. यहाँ का डायमीटर 1 सेंटीमीटर और यहाँ का डायमीटर मैंने 3 गुना किया तो फोर्स अप्लाई कितना गुना हो गया, 10 न्यूटन का 90 न्यूटन मतलब 9 टाइम्स हो गया. देखो दिस इज 9 टाइम्स, इजंट इट? तो आप डायमीटर को जितना गुना बढ़ाओगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे, उसी हिसाब से वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा.
तो इस तरह से ड्राइवर, इवन इफ ड्राइवर इज अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स ओवर हियर, इवन इफ द ड्राइवर इज अप्लाइंग सपोज 10 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पर हर एक जो व्हील है उसके लिए कितना वहां पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 90 टाइम्स फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ की बात करें तो, क्योंकि इसके मुकाबले इसका डायमीटर ज्यादा है, सो दिस विल बिकम 90 टाइम्स, सो 9 टाइम्स फॉर ईच। और इतना ज्यादा सिंगल बंदे को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, सो ही विल अप्लाई द फोर्स ओवर हियर, और वो फोर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर अप्लाई हो रहा है एंड इट बिकम्स, सो इसीलिए वो आसानी से उस व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ऑयल्स यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक ऑयल या ब्रेक ऑयल बोलते हैं इसको, जो इस लिक्विड ये यहाँ पर कंप्रेस किया जाता है या यूज किया जाता है, दिस काइंड ऑफ सिस्टम, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस ओके? Excuse me, हेलो, sir. हाँ बोलो ना।